मूड। नहीं, और तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत पहले आसान और सड़ी के लिए भाई और भाभी से बात कर चुकी हूँ और उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं है। पप्पू ने इन्हें बता ही दिया था कि अब छुपाना नागज़ेर था। अच्छा, मगर मुझे तो पता ही नहीं है, वो हैरानी से बोली। आपको क्या ये बात किसी को भी नहीं पता है? ये बात सिर्फ भाई भाभी और मेरे दरमियान है। यहाँ तक कि मैंने आज तक अम्मा को भी नहीं बताया। आपको तो पता है इनकी आदत का, वो कैसा रिएक्ट करती हैं। आपको बुरा लगा? पप्पू ने नदामत से पूछा। नायबा चची बिल्कुल इनकी दोस्तों की तरह थी और ऐसे में इनकी ख्वाहिश को रद्द करना इन्हें बहुत बुरा लग रहा था। अरे नहीं आपा, बुरा क्यों लगेगा, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बिलाल या आसान मेरे लिए दोनों बराबर हैं, आप फिक्रमंद ना हो। नायबा चची ने इन्हें भरपूर तसल्ली दी थी। जानती थी इस बात को लेकर पप्पू यूं ही परेशान होती रहेंगी। आप तो जानती हैं ना भाभी, आसान का अपने दधियाल में कितना आना जाना है, और फिर सजल से इसकी दोस्ती है। उस लड़की का बस चले तो वो हर वक्त उसके साथ रहे। ऐसे में मेरा दिल इसके लिए बहुत परेशान रहता है। मैं नहीं चाहती कि आसान आगे चलकर अपने मुस्तकबिल को लेकर कोई ऐसा फैसला करे जिस पर बाद में इसे और मुझे सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। और फिर जरी से इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं। मुझे यकीन है वो दोनों एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। उन्होंने अपने खदशात के पेश नज़र बहुत पहले ही ये फ़ैसला कर लिया था। मैं जानती हूँ आपा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। नायबा चची ने इनकी ढाढ़स बंधाई थी। शुक्र हुआ कि उन्होंने जल्दी में बात संभाल ली थी। जल्दबाजी में ये नहीं कह गई कि ये इनसे ज़्यादा बिलाल की ख्वाहिश है, वरना बात संभालनी मुश्किल हो जाती। नेक्स्ट सीन। क्या कर रही हो जरी? वह अपने ही ख्यालों में गुम बैठी थी। लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट फैली थी कि सना ने आकर इसे चौंका दिया। क्या सोच रही हो? सना ने इसके पास बैठते हुए कहा। कुछ भी नहीं। वो सीधी हो बैठी थी। बात ऐसी थी कि वो अभी किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, सिर्फ खुद तक रखना चाहती थी। इस दिन जब वो नायबा चची को ढूंढती हुई फूफो की तरफ आई तो वहाँ अपना नाम सुनकर वो बाहर ही रुक गई। वो यूँ छुपकर सुनना नहीं चाहती थी कि इंतहाई गलत हरकत है, मगर अपना नाम सुनकर वो गैर इरादी तौर पर वहाँ रुक गई थी। और जैसे वो पूरी बात सुनती गई, जैसे हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई थी। आज़ान जो इसका अच्छा दोस्त था, हमेशा इसकी बात सुनता था, इसका इतना ख्याल रखता था, ऐसे हर बात में इतनी अहमियत देता था। पप्पू हमेशा के लिए इसे जरी की ज़िंदगी में शामिल करने का सोच रही हैं। ये एहसास ही इसके लिए बहुत खुशकुन था, और ये जान कर कि वो मामा बाबा से बात कर चुकी हैं और इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है, वो सरशार सी हो गई थी। ये बात इन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता, और आज वो नायबा चची को बता रही थी, इसलिए वो भी किसी को बताने का रिस्क नहीं ले सकती थी। जब वक्त आएगा सबको खुद ही पता चल जाएगा। सरी ने सिर्फ अपने और आज़ान के बारे में सुना था। वो नहीं जानती थी कि इससे पहले वो दोनों क्या बातें कर रही थी। मोइस भाई की मंगनी की तस्वीरें आ गई हैं, चलो मिलकर देखते हैं। सना ने एल्बम खोलते हुए इसे फिर से ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। हाँ देखते हैं। वो भी मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? सना ने एक तस्वीर को देखते हुए रिमार्क्स दिए थे, जिसमें तकरीबन सभी मौजूद थे। कौन? मोइस भाई ना? वाकई वो उस दिन माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। सरी का ध्यान मोइस की तरफ किया। मैं मोइस भाई की बात नहीं कर रही। सना ने सर उठाकर से घूरा। फिर? सरी ने हैरत से पूछा। जवाब में सना ने तस्वीर पर एक जगह उंगली रख दी। इनकी बात कर रही हूँ। बिलाल भाई की? सना के अंदाज को देखकर सरी की चीख भी साख्ता थी। सना ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ अच्छे लग रहे हैं वो भी। सरी की निगाहें अब आज़ान पर टिकी थीं, जो डार्क ब्राउन शर्ट में बहुत अच्छा लग रहा था। स्वंदाज सरसरी था। सिर्फ अच्छे? बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हमेशा ही लगते हैं। वो कहकर फिर तस्वीर की तरफ मुतवज्जा हो गई। सना इधर मेरी तरफ देखो। सरी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैं ठीक समझ रही हूँ क्या? सरी ने इसकी आंखों में देखा था। बिल्कुल। सना ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। नेक्स्ट सीन। दादो की तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहने लगी थी। इन पर हल्का सा फालिश का अटैक हुआ था। चंद दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आ चुकी थी। सो अब सभी इनकी देखभाल में लगे हुए थे। फूफो के लिए जॉब के साथ साथ उन्हें देखना बहुत मुश्किल होता था। हालांकि मुलाजमा मौजूद थी, मगर फिर भी किसी घर वाले का मौजूद रहना अजहद ज़रूरी था। तो ऐसे में सभी बारी बारी इनका ख्याल रख रहे थे। ताईजान और सना तो बस कभी कभार ही इन्हें देखने आती थी, और वो भी खड़े खड़े। और सफ़ीना चची और नायबा चची तो काम काज से फारिग होकर हर वक्त ही इनके पास मौजूद रहती थी। और रात में वर्दा और सरी में से कोई ना कोई इनके पास ज़रूर रुकता था। वर्दा तो पढ़ाई से फारिग थी, लेकिन सरी को सुबह कॉलेज भी जाना होता था। सो वो कॉलेज के बाद आकर सारा वक्त दादू के साथ ही गुजारती थी। हाँ रात में कम ही रुकती थी, मगर छुट्टी वाले दिन ज़रूर रुकती थी। दादू अब सारा वक्त इन बहनों को दुआएं ही देती थी। गो ज़बान से कुछ नहीं बोलती थी, मगर अब वो अच्छी तरह जान चुकी थी कि कौन सही है और कौन गलत।
अब इन माँ बेटियों से बात करते वक्त इनकी ज़बान पर तंज नहीं होता था। वो बहुत प्यार और हलावत से बात करती थी। रुबाब भी कई बार इन्हें देखने आई थी। नायाब भी सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले और शाम में हॉस्पिटल से आने के बाद इन्हें चेक करने ज़रूर आती थी। दादो जो हमेशा यही कहती थी कि बस एवं ही नाटक है, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बन रही है। अब जब इन्हें वो चेक करती और देखकर दवाएं वगैरह खिलाती तो इन्हें यकीन आ गया था कि वाकई इनकी पोती काबिल डॉक्टर बन गई है और अब इन्हें बहुत फ़ख्र महसूस होता था। आसान भी इनकी तबीयत की खराबी का सुनकर इन्हें देखने आया था। मुइज़ और बिलाल भी अक्सर इनके पास बैठे होते, लेकिन उमर ने आकर एक बार भी इनकी तबीयत नहीं पूछी थी। ताई जान भी चंद एक बार ही आई थी। बहाना जोरों के दर्द का था कि बार बार सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती। वो वक्त भूल गई थी जब सास के कान भरने के लिए दिन में कई बार सीढ़ियाँ उतरा और चढ़ा करती थी। इस वक्त जोरों का दर्द कहाँ गया था। अब जब बूढ़ी सास एक एक पल इनका इंतज़ार किया करती तो अब इन्हें सीढ़ियाँ उतरना दोभर लग रहा था और बच्चों को भी मना करती। मुइज़ तो कम ही इनकी सुनता था। हाँ, अलबत्ता सना माँ के कहने में आ जाती थी और शायद यही वजह थी कि दादू की बीमारी बेहतरीन इलाज के बावजूद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। और फिर गर्मियों के एक तपती दोपहर में दादू अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते हार गई। ये अपनों के गम ने इन्हें हरा दिया, जिन्हें वो सारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अपना समझती रही थी और जिनसे वो उम्र भर दूर भागती रही थी, वो आखिरी घड़ी तक इनके सिरहाने बैठे थे। नेक्स्ट सीन। दादू के इंतकाल को तकरीबन 2 माह हो गए थे और इनके बाद पहली मर्तबा ताईजान ने महमूद दुरानी के पोर्शन में कदम रखा था। इत्तफाक से आज रुबाब भी आई हुई थी। ताईजान ज़री के लिए कोई रिश्ता लेकर आई थी, अपने किसी भांजे भतीजे का जो अरसे से मुल्क से बाहर था और इस दौरान इस कदर कम आया था अपने घर कि शायद इसके अपने घर वालों को भी इसकी शक्ल भूल चुकी थी और इन्हें कुछ पता नहीं था कि वो वहाँ क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है और कैरेक्टर कैसा है। बस इनके नज़दीक ये बात बड़ी थी कि लड़का मुल्क से बाहर है और शादी करने यहाँ आएगा और शादी के बाद बीवी को लेकर जाएगा। रुबाब और सफ़ीना ने खामोशी से इनकी बात सुनी। इस वक्त घर पर वो दोनों ही थी। नायाब हॉस्पिटल गई हुई थी, वर्दा ने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था, वो यूनिवर्सिटी गई हुई थी और ज़रवा इसके कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे। मुझे तो जैसे ही इस रिश्ते का पता चला मैंने तो फ़ौरन ही सोचा कि ज़री के लिए निहायत मुनासिब रहेगा। ताईजान तो गोया अपनी तरफ से बात तय किए बैठी थी। और आपको ऐसा क्यों लगा ताईजान? रुबाब ने लम्हे भर को इन्हें देखा, फिर पूछा। तो बुराई क्या है? ताईजान ने चाय का कप लबों से लगा लिया जो अभी अभी सफ़ीना ने आगे रखा था। माफ़ कीजिएगा ताईजान, क्या आपके ख़ानदान के सारे अठेर उमर और आवारा मर्द हम बहनों के लिए रह गए हैं? रुबाब को वैसे ही इन पर गुस्सा रहता था, सो आज बर्दाश्त ना कर सकी। क्या मतलब है तुम्हारा रुबाब? अब इतनी भी क्या उम्र होगी इसकी? तुम्हारे शौहर की उम्र का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, इसमें बुराई क्या है? मेरा शौहर आज तक मेरी उम्र से मेल ना खा सका तो इसकी उम्र का मर्द ज़री से कैसे मेल खा सकता है? आप शायद भूल रही हैं कि वो सबसे छोटी है। इसकी और मेरे बीच 2 बहनें और हैं ताईजान। रुबाब का जी चाहा इनके सब हिसाब बराबर कर दे। इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके इन्हें चैन नहीं मिला था कि वो अब ज़री के पीछे पड़ी थी। तो मर्द की उम्र कौन देखता है बीबी? तुम कौन सा अपने घर में नाखुश हो? बस एक औलाद की कमी है, बाकी तो तुम ऐश कर रही हो। ताईजान खासा गुस्से से बोली। तो क्या मर्द की आवारागर्दी देखते हैं, इसका गलत चाल चलन देखते हैं, ये देखते हैं कि इसकी सोबत कितनी ख़राब है, ये देखते हैं कि वो जितना ख़राब मर्द होगा इतना ही अच्छा शौहर होगा? अगर आपके नज़दीक ये सब अच्छाइयाँ हैं तो आप सना की क्यों नहीं कर देती? वो भी तो ज़री की ही हम उम्र है। और रही बात मेरी, तो आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना थी, सो कर दी। और ये जो आप मुझे बेऔलादी के ताने देती हैं ना, तो आज मैं आपको बता दूं कि खराबी मुझ में नहीं, आपके लाए हुए उस बेहतरीन मर्द में है। और वह इस बात को मानने से इनकारी है। ये कसूर मेरा नहीं है और ना ही मेरी माँ का, क्योंकि इसने बेटियाँ ज़रूर पैदा की हैं लेकिन वो बांझ नहीं है, और ना ही इसने मुझे बांझ पैदा किया है। ये कसूर उस बेहतरीन मर्द का है। मैं अगर चुप हो तो सिर्फ अपने माँ बाप और बहनों की वजह से, कि मेरी वजह से इन्हें कोई दुख ना पहुँचे। और अगर आपको ये डर है कि कहीं मुइज़ की तरह उमर भी ज़री के लिए ना कह दे, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। मगर खुदा के लिए आप ज़री के साथ ये दुश्मनी ना करें। बोलते बोलते रुबाब की आंखों से आंसू कतार दर कतार गिरने लगे थे। वो हाँफने लगी थी। भाभी आप प्लीज़ जाएं। रुबाब बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें अगर ज़री के लिए सोचना होगा तो हम खुद सोच लेंगे। वो बेटी की हालत देखकर घबरा गई। ड्रामा। ताईजान जाते जाते भी नफ़रत से हनकारा भर कर गई थी। सच तो यही था कि जब से मुइज़ ने वर्दा के लिए ज़िद की थी, इन्हें धड़का सा लग गया था कि कहीं उमर भी भाई के नक्शे कदम पर ना चल पड़े, और इस डर की वजह से वो आज यहाँ आई थी। हालांकि वो रिश्ता काबिल कबूल तो क्या, काबिल ज़िक्र भी ना था। घर वाले उस लड़के की शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते थे ताकि वह अय्याशियों को छोड़ दे, मगर यहाँ रुबाब की बातें सुनकर वह अपना सा मुँह लेकर रह गई थी।
रुबाब बच्चे। सफ़ीना ने इसे सीने से लगा लिया। वो माँ के सीने से लगते ही बिलक बिलक कर रो पड़ी। बेटा, तुमने कभी कुछ नहीं बताया, इतना कुछ अकेले ही बर्दाश्त कर लिया, इतना पराया समझ लिया हमें। मामा ने इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। ऐसी सब्र वाली इनकी बेटी कि आज तक मुंह से भाप तक न निकाली। इनका कलेजा मुंह को आ रहा था। क्या बताती मामा, जो होना था वो तो हो चुका है। मेरा तो वजूद ही लहूलुहान है। कौन कौन से जख्म दिखाती आपको। सच है कि इसने कभी अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं कहा था। सब देखते थे, समझते थे, पूछते भी थे कि वो नाखुश दिखती है, मगर वो टाल देती। इसने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। मैं तो आज भी ना कहती अगर ताईजान सरी के लिए वो रिश्ता ना लाती। मेरा तो खून खोल उठा है इनकी बातें सुनकर। वो होती कौन है हमारे मुस्तकबिल के फैसले करने वाली। मुझे तो वर्दा और मुझ की मोहब्बत चुप करा गई। मैं ताई और अब्बा की वजह से चुप रही, वरना मैं वर्दा की शादी भी कभी वहाँ ना होने देती। माँ से पूछते हुए माँ से अलग हुई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है बेटा, वो बहुत अलग है और यही बात मुझे मुतमईन करती है। यही बात सोचकर तो मैं खामोश हो जाती हूँ मामा। मेरी तो हर लम्हा यही दुआ होती है कि अल्लाह मेरी बहनों के नसीब अच्छे करे। वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। लेकिन बेटा, मुझे तो बताओ, जो तुमने अभी बड़ी भाभी से कहा, क्या मुझसे भी छुपाओगी। मामा ने इसके दोनों हाथ थाम कर इसका रुख अपनी तरफ फेरा था। रहने दे मामा, तकलीफ़ होती है, बस जैसे ज़िंदगी गुजर रही है गुजरने दे। बस आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। रुबाब की आवाज़ फिर से भरा गई थी। मामा बस इसे देख कर रह गई थी। कैसी बिखरी बिखरी लग रही थी इनकी बेटी, लेकिन जानती थी कि अब वो लाख कोशिश कर लें, वो इन्हें एक लफ्ज़ नहीं बताएगी। सिर्फ इस ख्याल से कि माँ को तकलीफ़ होगी और ख़ुद सारी तकलीफ़, सारी परेशानी सहती रहेगी। नेक्स्ट सीन। आज़ान की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी और वह अगले हफ्ते वापस आ रहा था। ये बात सुनकर ही पप्पू ने फैसला किया था कि वो बाकायदा तौर पर महमूद भाई से सरी के लिए बात करेंगी। और फिर जिस तरह ताईजान आए दिन सरी के लिए नत नए रिश्ते बता रही थी, ऐसे में इन्हें यही मुनासिब लगा था कि वो ये बात जाहिर कर दे। सो आज उन्होंने भाई और भाभी से बात कर ली थी और इन्हें तो कोई एतराज़ था ही नहीं, और एतराज़ वाली कोई बात थी भी नहीं। सबसे बढ़कर ये कि आज़ान इनकी प्यारी लाडली बहन का बेटा था और इन्हें भी अपनी बेटों की तरह ही अजीज़ था। और जब पप्पू ने इन्हें बताया कि दादू की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी, वो चाहती थी कि कुछ तो इनकी ज़्यादतियों का अजाला हो, तो महमूद दुरानी को सुनकर बहुत खुशी हुई कि चलो सारी ज़िंदगी ना सही, लेकिन कम से कम आखिरी वक्त में तो इनकी माँ, इनकी बीवी और बच्चों से खुश थी। घर में सबके लिए खबर बहुत खुशी की थी, माँ सिवाय ताईजान के, क्योंकि वो तो कब से सना के लिए आज़ान को सोचे बैठी थी कि घर की बात है, कोई झंझट ही नहीं होगा और कभी भी मौका देखकर नंद से बात कर लेंगी और भला वो क्यों इनकार करेंगी। लेकिन अफसोस वो सोचती रह गई और इस बार भी सफ़ीना बाजी ले गई। ऐसा क्या है इनकी बेटियों में जो इनकी बेटी में ना था। ये बात सोचते हुए वो अक्सर ये बात भूल जाती थी कि इंसान की अच्छी सोच और सच्ची नीयत भी इन सारे मामलात में बहुत काम आती है। आसान तो यहाँ था नहीं, तो सब ने सरी को पकड़ लिया था और मुसलसल इसे तंग किए जा रहे थे, जिसमें सरे फहरिस्त मुइज़ था। और हमेशा ऐसे मौक़ों पर चहकने वाला बिलाल इस वक्त बिल्कुल खामोश था और कुछ शौक किसी कैफियत में था। नायबा चची को शिकायती निगाहों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैंने कितना कहा था आपको कि आप बात कर लें, लेकिन आपने देर कर दी। और नायबा चची निगाह चुरा रही थी। आपने देर कर दी ना खाला जानी। वो मौका मिलते ही इनकी तरफ आया था। देर नहीं की बेटा, लेकिन आपा ने मुझसे भी ज़्यादा जल्दी कर दी। वो मुझसे बहुत पहले महमूद भाई से बात कर चुकी थी, सो पहला हक इनका ही बनता था और अब तुम भी इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। नायबा चची ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो भी इनकी तसल्ली के लिए मुस्कुरा दिया। कोई जुनूनी किस्म का इश्क या मोहब्बत नहीं थी इसे जरी से, बस वो अच्छी लगने लगी थी और दिल में एक ख्वाहिश सी जागी थी, मगर खैर जो अल्लाह को मंजूर। इसने नायबा चची की बात गिरह से बांध ली थी और सर झटक कर मुइज़ के बुलाने पर इन सबके पास आ गया। नेक्स्ट सीन। अजान वापस आया तो सबके लिए गिफ्ट्स लाया था। वो सब इस वक्त पप्पू के लॉन्च में जमा थे। जरी, ये तुम्हारे लिए। इसने जरी की तरफ इसका गिफ्ट बढ़ाया जो इसने मुस्कुरा कर थाम लिया। वो हमेशा की तरह इसके लिए चॉकलेट्स और इसकी पसंद की कुछ और चीज़ें लाया था। अब भी चॉकलेट? अब तो इसके लिए चॉकलेट्स लाना बंद कर दे मेरे भाई। हस्ब तवक्को मुइज़ की ज़ुबान में खुजली हुई थी। जरी ने मुस्कुरा कर सर झुका लिया और आज़ान नासमझी से इसकी तरफ देख रहा था। क्या मतलब? इसने मुइज़ से पूछा। आज़ान, बेटा ये ब्लू पैकेट किसके लिए है? पप्पू ने मुइज़ को खामोश रहने का इशारा करते हुए आज़ान का ध्यान अपनी तरफ किया। वो नहीं चाहती थी कि इसे अचानक ये बात पता चले। उन्होंने सोचा था कि वह खुद ही कोई मौका देखकर इसे बता देंगी। ये सज्जल के लिए मामा, इसने मंगवाया था, कर दे आऊँगा जाकर इसे। इसने वो पैकेट उठाकर साइड पर रख दिया। पप्पू को सज्जल का जिक्र नागवार गुजरा था, लेकिन वो खामोश रही। वहीं इसके जिक्र पर जरी के चेहरे पे एक साया से लहरा गया। वो बहुत गौर से आज़ान की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर सज्जल के जिक्र से एक चमक सी आ गई थी। बिलाल, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ है?
आज़ान ने काफ़ी देर से खामोश बैठे बिलाल से कहा। बिलाल की निगाहें सरी के चेहरे पर जमी थी, जिसका चेहरा आज़ान को देखकर खिल उठा था। कुछ नहीं, वह एकदम आज़ान की तरफ मुतवज्जा हुआ। पता नहीं आज़ान ने इसकी निगाहों की चोरी पकड़ी थी या नहीं, क्योंकि बहरहाल अब ये चोरी ही थी, क्योंकि अब जरी आज़ान की अमानत है और आज़ान मेरा दोस्त है और मुझे ख़ुद को रोकना होगा। बिलाल ने खुद को अच्छी तरह डांट कर अपना ध्यान आज़ान और मुझ की तरफ ला लिया। नेक्स्ट सीन। आज़ान ने अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। चूँकि पहला दिन था इसलिए काम इतना ज़्यादा नहीं था। ऑफिस टाइम से 1 घंटा पहले वो तमाम काम निपटा कर फ्री हो चुका था। अभी उठने का ही सोच रहा था कि प्यून ने इत्तला दी कि इससे कोई मिलने आया है। इससे पहले कि वो प्यून से आने वाले का नाम जान पाता, कैबिन का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ था और अंदर दाखिल होती सज्जल को देखकर इसे खुशी हुई थी और हैरत भी। इसने प्यून को जाने का इशारा किया। सज्जल, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? सज्जल ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल आ सकती हो। इनफैक्ट आज मैं तुम्हारी तरफ आने ही वाला था। तुम्हारे वो गिफ्ट्स भी तो तुम तक पहुँचाने थे जो तुमने मंगवाए थे। आज़ान ने इसे खुशामदीद कहने के साथ ही तवज्जो भी पेश की। फिर तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई। सज्जल ने बैठते हुए अपना हैंडबैग टेबल पर रखा, जिसकी सिप में सज्जल की कीचेन लटक रही थी। वो ऐसे ही अपने इश्क में मुब्तला थी। इसे खुद से, अपने नाम से बहुत मोहब्बत थी। क्या मतलब? टेबल पर दोनों कोहनियाँ टिकाते हुए आज़ान ने से पूछा। मतलब ये माय डियर कि घर पर तुम सबसे मिलने आते हो सिवाय मेरे। सारा वक्त तो तुम दादू के साथ ही बैठे रहते हो, वहाँ बात ही कब हो पाती आज़ान? सज्जल ने बिल्कुल वैसे ही अंदाज में कोहनियाँ टेबल पर टिकाकर आज़ान की निगाहों में निगाहें डालकर जवाब दिया। आज़ान हंस दिया। इसलिए मैंने सोचा कि तुम इतने दिनों बाद आए हो तो आज कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। सज्जल की आयशर से सजी आंखें इस वक्त खासी खूबसूरत लग रही थी, वगरना इसकी आंखें इतनी खूबसूरत नहीं थीं। ठीक है, जैसे तुम चाहो। फिर अब क्या प्रोग्राम है? आज़ान ने भी इसके प्रोग्राम में इसका साथ दिया था। सच था कि आज इसका भी दिल चाह रहा था कि वो आज सज्जल से मिले, वरना उमूमन वो ही इससे मिलने आती थी। कॉल भी ज़्यादातर वहीं करती थी। ओके, फिर प्रोग्राम यह है कि थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, फिर किसी अच्छी सी जगह डिनर करेंगे। ठीक है? ठीक है। वैसे माय डियर कज़न, तुम्हारी कभी भी कोई बात शॉपिंग के बगैर पूरी हो सकती है? आज़ान ने इसे छेड़ा। बिल्कुल भी नहीं। सज्जल ने इसे आंखें दिखाई थी। चलो उठो, अब देर मत करो। सज्जल खुद भी उठ खड़ी हुई और इसे भी बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। अरे बाबा चलो। वो भी अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाकर खड़ा हो गया। इस दिन वो एक भरपूर शाम सज्जल के साथ गुजार कर घर लौटा तो बहुत खुश था। इसने सज्जल से वादा किया था कि वह बहुत जल्द मामा से इसके बारे में बात करेगा। यूँ ही मुस्कुराते हुए वो घर में दाखिल हुआ तो अपने पोर्शन की तरफ जाते हुए इसे जरी दिखाई दी। वो हमेशा की तरह शरारत से इसकी नाक दबाता अंदर चला आया, लेकिन जरी के चेहरे पर फैलते रंगों ने इसे हैरान कर दिया था। इसे क्या हुआ है? वो कितने ही पल सोचता रहा। नेक्स्ट सीन। इतना काम क्यों करती है मामा, थक जाएंगी। आज़ान मामा को लाउंज में बैठा देखकर वहीं आ गया था। वो अपने कॉलेज के किसी काम में मसरूफ़ थी। कितने दिन हो गए थे आज़ान को ये सोचते हुए कि वह मामा से सज्जल के मुतालिक बात करेगा, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। मगर आज इसने मामा से बात करने का पक्का इरादा कर लिया था। वो मामा के पास ही बैठ गया। मामा ने मुस्कुराकर से देखा और फिर से अपनी निगाहें फाइल पर जमा दी। मामा, अब आप ये जॉब छोड़ दें। लम्हा भर को मामा को देखते रहने के बाद आज़ान ने कहा। क्यों भाई, आज बैठे बैठाए मेरे बेटे को ये ख्याल क्यों आ गया? मामा ने मोहब्बत से अपने खूबरू बेटे को देखा, जिसमें ज़्यादातर शबाहत अपने बाबा की थी। वो इसलिए कि मामा के बेटे को इतनी अच्छी जॉब जो मिल गई है, और ये मेरी ख्वाहिश है मामा कि आप ये जॉब छोड़ दें, इतना काम ना किया करें। आज़ान ने लाड से इनके कंधे पर सर रख दिया। मेरी जान, चंद साल तो रह गए मेरी रिटायरमेंट में, फिर तो मैं सारा दिन तुम्हारे सर पर सवार होंगी और फिर तुम सोचोगे कि मामा तो जॉब करते ही अच्छी थी। मामा ने आखिरी फाइल भी देख कर रखी और मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप हर लम्हा हर वक्त मेरे साथ रहें। अच्छा, आप ज़्यादा रोब मत छाड़ो अपनी नौकरी का मुझ पर। पहले तुम अच्छी तरह जॉब में सेटल हो जाओ, फिर देखेंगे। आज़ान, एक बात कहनी थी तुमसे। मामा ने मोहब्बत से इसके बाल संवारे थे। कहे ना मामा, पूछ क्यों रही हैं? आज़ान, मैं चाहती हूँ बेटा कि अब तुम शादी कर लो। मामा ने इसके चेहरे की तरफ देखा ताकि इसके तासुरात जान सकें। या आज आपको अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? वह इन्हें देखकर मुस्कुराया था, हालांकि वो खुद भी मामा से यही बात कहने आया था। क्यों नहीं आना चाहिए था? अब देखो ना बेटा, अम्मा के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जब तुम यहाँ नहीं थे तो ये 6 माह मैंने कैसे गुजारे हैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अकेला घर काटने को आता है। हालांकि आसपास तो सभी हैं, लेकिन कोई कब तक अपने कामकाज छोड़कर मेरे पास रह सकता है? फिर तुम कहते हो कि जॉब भी छोड़ दूँ। अब जॉब छोड़ने के लिए कोई माकूल बहाना भी तो होना चाहिए। अब सारा दिन घर पर बैठकर क्या करूं? बहू आ जाएगी तो इससे लड़ने झगड़ने में कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा ना।
मामा की इतनी लंबी तमहीद पर वो बिसाख्ता हंस पड़ा। आप इसे लड़ने के लिए लाएंगी मामा? दिस इज़ नॉट फेयर। चलें, जैसे आपकी खुशी, जो चाहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वाकई मामा को शायद इससे इतनी सादतमंदी की तवक्को नहीं थी। इतनी बेयकीन क्यों हो रही है मामा? क्या मुझ पर एतबार नहीं है? वो चंद लम्हे मामा को देखता रहा। बिल्कुल है मेरी जान, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद कर ली है और तुम्हारी बात भी फाइनल कर दी है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे। वो बस इन्हें देखता ही रह गया। मामा क्या कह रही थी? या शायद इसे ही सुनने में गलती हुई थी। मामा आप, ये अल्फाज बमुश्किल इसके मुंह से अदा हुए थे। वो तो अभी मामा को बता ही नहीं पाया था सजल के बारे में, और ये मामा किसकी बात कर रही हैं? क्यों, तुम्हें जरी पसंद नहीं है क्या? जरी? मामा को अंदाज़ा था कि इसका यही रिएक्शन होगा। हाँ, तो अब मैंने जरी से तुम्हारी बात फाइनल की है। मुझे तो शुरू से ही वो तुम्हारे लिए बहुत पसंद है, तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। बहुत पहले से मैंने महमूद भाई से बात तो कर ली थी। अब जैसे ही तुम्हें जवाब मिली, मैंने सब कुछ फाइनल कर दिया। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो आज़ान? इस लम्हे आज़ान समझ नहीं पाया था। लम्हा भर को जरी का चेहरा इसकी निगाहों के सामने लहराया, तो ये सबब था इसके चेहरे पर फैलते रंगों का, और मैं समझ ही नहीं पाया। सबको ही खबर थी, बेखबर था तो सिर्फ मैं। मामा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं जरी से शादी करूँगा? कभी नहीं। इसके अंदर गुस्से की लहर उठी थी। वो जो अभी तक बेख्याली में मामा से लगा बैठा था, एकदम ही इनसे दूर हुआ। क्यों, क्या बुराई है जरी में? कोई बुराई नहीं है मामा, मैंने कभी इसके बारे में इस तरह नहीं सोचा, कभी इसे इस नज़र से नहीं देखा। आपने इसे सोच भी कैसे लिया? आज़ान को समझ नहीं आ रही थी कि वो मामा को कैसे और किन अल्फाज में समझाए। ये तो अच्छी बात है ना कि कभी नहीं सोचा, कभी नहीं देखा। रिश्ता भी तो अब बदला है ना, तो अब नज़र और सोच भी बदल लो। बचपन की दोस्त है वो, तुम्हारी कज़न है, अच्छी तरह जानते हो तुम उसे। बचपन की बात को अब आप रहने दीजिए मामा, अब बचपन नहीं रहा। अब ना वो बच्ची है और ना मैं। आपने खुद ही सब कुछ सोच लिया। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछा तो होता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो आपसे बात करने वाला था कि मैं सज्जल। देखो आज़ान, मेरी बात गौर से सुनो। सज्जल को लेकर अगर तुम्हारे जहन में कोई भी बात है तो इसे अपने जहन और दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी शादी सज्जल से नहीं होने दूंगी। तुम्हारी शादी सिर्फ जरी से होगी, और ये बात तुम अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। वो गुस्से से इसकी बात काटती उठ खड़ी हुई थी। जानती थी कि एक ना एक दिन आज़ान ये बात ज़रूर करेगा, इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दी से बताए बगैर फैसला किया था। मगर मामा, आप मेरी बात तो सुने। वो कुछ कहना चाह रहा था, मगर मामा ने इसे हाथ उठाकर रोक दिया और अपने कमरे में चली गई। वो वहीं लाउंज में खड़ा रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मामा को कैसे समझाए कि वो सजल को पसंद करता है और इसी से शादी करना चाहता है, मगर मामा इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसे दुख सिर्फ इस बात का था कि इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले मामा ने एक बार भी इससे पूछा नहीं, इसे आगाह तक नहीं किया था। क्या इसे जानने का भी हक नहीं था? काश वह इन्हें पहले ही अपनी पसंद से आगाह कर देता तो शायद मामा ये सब ना करती। लेकिन ये बात वो आज तक समझ न सका था कि वह सज्जल और इसके तमाम दधियाल वालों अलावा दादी से इतना चिढ़ती क्यों है। क्या वजह है कि वो आज तक कभी वहाँ नहीं गई? क्यों, वो जान नहीं पाया था। इसका जहन उलझ रहा था, इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो वहीं बैठ गया। नेक्स्ट सीन। कितने ही दिन गुजर गए थे। वो मुसलसल मामा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मामा इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो इसी तरह अपने फैसले पर कायम थी। आज़ान की कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त भी वो अपने ऑफिस से आने के बाद बिना कुछ खाए पिए बाहर लॉन में टहल रहा था। मामा अंदर इशा की नमाज़ अदा कर रही थी। नमाज ख़त्म करके वो यकीनन इसे खाने के लिए बुलाने आती तो इसने सोचा कि वो एक बार फिर इनसे बात करेगा, इन्हें समझाने की कोशिश करेगा कि वो कभी भी सरी के साथ खुश नहीं रह सकेगा। अगर सजल बीच में ना होती तो शायद फिर भी कोई सूरत निकल सकती थी, लेकिन अब इसका दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था। ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि वो यूं किसी बात पर मामा से इतनी बहस कर रहा था, वरना तो हमेशा ही मामा ने बिना कहे इसकी तमाम बातें मानी थी, सब ख्वाहिशें पूरी की थीं। अब पता नहीं क्या बात थी कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। यही सब बातें सोचते हुए इसकी नज़र सामने लगे झूले पर पड़ी, जो हवा की जोर से हल्का हल्का झूल रहा था, और झूले पर नज़र पड़ते ही इसे जरी याद आई, और जरी से इसके जहन में झमाका सा हुआ। बिलाल जरी को पसंद करता है। आज़ान ने यह बात बारहा नोट की थी, और अगर जरी को इस पसंदीदगी का इल्म है तो यकीनन वो भी बिलाल में इन्वॉल्व होगी। मुझे जरी से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो भी ये सब ना चाहती हो और बड़ों के आगे मजबूर हो के इसे हामी भरी हो, इसलिए तो बिलाल भी पिछले कई दिनों से चुप चुप सा है। इस बात का ख्याल आते ही वो फ़ौरन ही महमूद मामू की तरफ आ गया था। दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था। अरे आज़ान भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपने तो हमें भुला ही दिया है, कितने दिनों बाद आए हैं। लाउंज में से ही इसे वर्दा मिल गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो वर्दा? इसने हस्बे मामूल इसके सर पर हाथ रखकर इसके सलाम का जवाब दिया।
अम्मी अपने कमरे में हैं, आप बैठे, मैं इन्हें बुलाती हूँ। वर्दा से बैठने का कहकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। सरी किचन में थी। इसने आज़ान की आवाज़ सुन ली थी, लेकिन बाहर नहीं आई थी। एक अजीब सी झिझक इसे अब आज़ान से महसूस होती थी, वरना यही सरी थी जो इसकी आवाज़ सुनकर सबसे पहले लपक कर आती थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी सरी। आज़ान ने इसे किचन में देख लिया था, सो वहीं चला आया। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द सरी से बात करके इस मामले को ख़त्म करे, जिसने इतने दिन से इसे ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रखा था। इसे यकीन था कि सरी भी ऐसा नहीं चाहती थी। जी कहिए, वो धीमे से बोली थी। इसका दिल इस लम्हे बहुत तेज़ी से धड़क कर अपने होने का एहसास दिला रहा था। इसकी आंखों में आने वाली चमक और चेहरे पर फैलते रंगों को आज़ान ने बहुत हैरत से देखा था। ये वो सरी हरगिज़ नहीं थी जिसे वो जानता था, जिससे वो आसानी से हर बात कर लिया करता था, जो इसका बाजू थाम कर आसानी से लाड से अपनी फरमाइशें कर लिया करती थी। ये तो कोई और ही थी, जिसके चेहरे का एक एक नक्श गवाही दे रहा था कि कोसे कज़ा के फैलते ये रंग बेमायने बेमकसद नहीं है। इनके पीछे मोहब्बत छुपी है। वो कितने ही लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, तो क्या इसने इस नए रिश्ते को कबूल कर लिया? वो अपनी मोहब्बत भूल गई। वो मुंतज़िर इसके सामने लरसती पल के लिए खड़ी थी। मैं ये कहना चाहता था कि कितने लम्हे बाद वो कह पाया, अरे आज़ान बेटा आया है, बड़े दिनों के बाद आए हो यार, कहाँ होते हो? अपने मामू से कोई नाराज़ी है क्या? बात अभी इसके लबों पर ही थी कि महमूद मामू ने अपने कमरे से निकलते हुए इसे मुतवज्जा किया। इसकी बात लबों पर ही दम तोड़ गई। मामी और मामू इससे बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे थे जैसे हमेशा किया करते थे। फिर बदला क्या था? इस दिन वो उलझा सा काफ़ी देर तक मामू और मामी के साथ ज़बरदस्ती बैठा रहा। जरी दोबारा इसके सामने नहीं आई थी। चाय भी वर्दा ही लेकर आई थी। बमुश्किल वो चाय ख़त्म करके उठ खड़ा हुआ। मामू इसरार कर रहे थे कि वो खाना इनके साथ खाए, लेकिन वो वहाँ से उठ आया, मगर घर जाने के बजाय घर से ही बाहर निकल आया। इसका दिलो दिमाग दोनों ही इस वक्त बड़ी उलझन का शिकार थे। वो क्या करे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सरी बिलाल को पसंद करती है तो फिर ये सब क्या है? मुइस यहाँ नहीं था, वो ताईजान के साथ इनके किसी अजीज़ की शादी में शहर से बाहर गया हुआ था, वरना इससे ही अपने दिल की बात कहकर वो दिल हल्का कर लेता। वो बिना मकसद सड़कों पर चल रहा था। इसका दिल घर वापस जाने को नहीं कर रहा था। इस रात वो ज़िंदगी में पहली बार रात 12:30 बजे घर में दाखिल हुआ। मामा इसके इंतज़ार में बैठी थी। वो जानता था कि मामा इसका इंतज़ार कर रही होंगी। वो इसके बगैर खाना भी नहीं खाती थी, ये भी जानता था। वो चाहता था कि वह इससे कुछ कहें, फ़िक्रमंदी से पूछें कि वो इतनी देर कहाँ रहा, लेकिन वो इसे एक निगाह देखकर कुछ भी कहे बिना चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। वो इंतहाई दिलबर्दाश्ता होकर अपने कमरे में चला आया। इस पूरी रात वो सो नहीं सका था। नेक्स्ट सीन। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है आज़ान? सज्जल इसकी पूरी बात सुनने के बाद बोली, और आज़ान जानता था कि सज्जल का रिएक्शन यही होगा। आज़ान को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात किससे शेयर करे, सो आज वो ऑफिस के बाद सज्जल के साथ बाहर आ गया ताकि सारी बात इसे बता सके और इसके साथ मिलकर ये भी सोच सके कि अब आगे क्या करना है। ऐसा ही है सज्जल, मामा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो फ़ैसला कर चुकी हैं और अब अपने फ़ैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। मैं अपनी मामा को जानता हूँ, वो फ़ैसला करने में इतनी ही सख्त हैं। आज़ान ने इसे फिर से वही जवाब दिया था जो इससे पहले भी दे चुका था। तो अब क्या होगा आज़ान? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनसे फिर से बात करो ना प्लीज़, मेरी खातिर। सज्जल भी इसकी बातें सुनकर परेशान हो गई थी। तो मैं और क्या कर रहा हूँ इतने दिनों से? इन्हें समझाने की, इनसे बात करने की तो कोशिश कर रहा हूँ। अब आज़ान जरा सा झंझला गया। लेकिन वो तो तुम्हारा नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। तो तुम बताओ अब मैं क्या करूँ? मुझे पता था यही होगा, वो कभी नहीं मानेंगी। पता नहीं इन्हें हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है। मामा के जिक्र पर सज्जल के चेहरे पर अजीब नागवार से तासुर था, जिसे आज़ान अपनी उलझन में महसूस नहीं कर सका, वरना ज़रूर नोट करता और शायद इसे टोक भी देता। लेकिन आज़ान, मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो और अपनी मामा को भी समझा दो। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे और तुम मुझसे। हमें इतनी आसानी से कोई अलग नहीं कर सकता। सज्जल की आंखें एक पल को झिलमिला गईं, या आज़ान को ऐसा महसूस हुआ था। मुझे एहसास है इस बात का, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इसने अपने हाथ पर रखे सज्जल के हाथ को देखा और थपथपा कर से तसल्ली दी। नेक्स्ट सीन। महमूद भाई दोनों बच्चियों के साथ शादी करना चाहते हैं। मैंने तो कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम बताओ क्या कहते हो? रात का खाना खाते हुए मामा ने फिर वही बात छेड़ दी थी, जिससे अब आज़ान चिढ़ने लगा था। वो बिना जवाब दिए खामोशी से खाना खाने लगा। आज़ान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा, मामा ने फिर से इसे पुकारा। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी मामा। मिला आखिर इसे जवाब देना ही पड़ा। ठीक है, फिर हम लोग मिलकर बैठकर खुद ही कोई अच्छी सी तारीख तय कर लेंगे। इन्हें जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो इन्हें देखकर सोचता रहा कि अब क्या कहे। मामा, मैं ये शादी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ सज्जल से शादी करना चाहता हूँ और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है।
इसने घुमा फिरा कर बात करने के बजाय दो टोक बात की थी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये मामा ने कहा था। वो बेयकीनी से इन्हें देख रहा था। कैसे खुश होना चाहिए या अभी नहीं? हाँ, तुम सजल से शादी कर सकते हो आसान, लेकिन इसके बाद तुम्हारा मुझसे उम्र भर के लिए कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और तुम्हें इस घर से भी जाना होगा आसान, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो हमती अंदाज में कहते हुए उठ खड़ी हुई। ये मामा के अल्फाज थे। इसने क्या वही सुना था जो उन्होंने कहा था, या ये इसका वहम था? इसे यकीन नहीं आ रहा था। क्या इसे इतना भी हक नहीं था कि वो अपनी पसंद से ज़िंदगी गुजार सके अपनी मर्ज़ी की लड़की के साथ, और बदले में इतनी कड़ी सज़ा? इसका दिल एकदम ही बहुत बुरा हुआ था। क्या कोई माँ अपनी औलाद से इतना सख्त रवैया रख सकती है, वो भी इकलौती औलाद से? ऐसी कितनी ही अनगिनत सोचें इस वक्त इसके जहन में आ रही थी। वो न जाने कितने ही लम्हे वहीं बैठा रहता अगर वो अपने कमरे में जाती मामा को लड़खड़ाते हुए न देख लेता। वो चंद कदम चलने के बाद लड़खड़ाई थी। इससे पहले कि वो गिर पड़ती, आसान ने इंतहाई तेज़ी से उठकर भागते हुए इन्हें थाम लिया था। उन्हें शायद चक्कर सा आ गया था। मामा आप ठीक हैं? इन्हें पसीना भी आ रहा था। वो हार्ट पेशेंट थी और इनका बीपी भी कंट्रोल में नहीं रहता था। ज़रा सी लापरवाही इनके लिए नुकसानदा साबित हो सकती थी। वो ये बात क्यों भूल गया था? मगर ये क्या? मामा ने अपने कंधों पर रखे इसके हाथ झटक दिए और बिना इसे जवाब दिए अपने कमरे में चली गई थी। वो वहीं खड़ा रह गया था। वो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। चाहे कुछ भी हो, इसके लिए अपनी मामा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जिस तरह उन्होंने बाबा की बात इसकी परवरिश की थी, इसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था। हर मुमकिन कोशिश की थी कि इसे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर बाप की कमी महसूस ना हो। इसकी हर सही गलत बात मानी। वो अगर आज एक कामयाब इंसान है तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से है। तो क्या मैं इनकी बात नहीं मान सकता? इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? अपने दिल को नहीं मार सकता? माँ बाप भी तो बहुत बार औलाद की खातिर अपने दिल को मार लेते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? ज़िंदगी में हमें बहुत से काम दूसरों की खुशी के लिए भी करने पड़ते हैं, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो? इससे आगे वो सोच नहीं पाया था। इसने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया था, अपनी माँ की बात मानने का फ़ैसला, सिर्फ मामा की खातिर। अपने दिल को मारने का फ़ैसला, सिर्फ मामा की खातिर। नेक्स्ट सीन। वक्त और हालात इंसान को कभी कभार इस कदर मजबूर कर देते हैं कि इसे ना चाहते हुए भी वो सारे काम करने पड़ते हैं जिसे करने के लिए इसका दिल राज़ी होता है और ना ही दिमाग कबूल करता है। लेकिन इसे अपनों की मोहब्बत के आगे सर खम करना पड़ता है। ख़ासकर अगर सामने आपके माँ बाप हों तो आपके पास कोई राह नहीं बचती, और आप चाहे जितना भी इनकार करें, आप इनकी मोहब्बत में झुक ही जाते हैं। आसान भी इस वक्त ऐसा ही महसूस कर रहा था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। दोनों शादियों की डेट एक हफ्ते के फ़र्क से रखी गई थी, और ये वर्दा की ज़िद थी कि इस तरह वो एक दूसरे की शादी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों मुइज़ और वर्दा की शादी एक हफ्ते पहले हो रही थी और एक हफ्ते बाद आसान और सरी की। इन चारों में से 3 लोग अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश थे और उन्होंने बहुत से ख्वाब सजाए थे, और अगर नाखुश था तो सिर्फ आसान। और ये बात घर में सिवाय पुप्पो और आसान के और कोई नहीं जानता था। वो बेदिली से हर काम में शरीक हो रहा था क्योंकि मुइज़ और बिलाल इसे साथ घसीट ही लेते थे। इसने ऑफिस से छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। कौन सा उस शादी से खुश है जो छुट्टियां लेकर वक्त बर्बाद करता? आधा दिन बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम ऑफिस में गुजार कर आता तो फिर भी घर में भरपूर हंगामा इसका इस्तकबाल करता। मामा ने आसान की दादों को फ़ोन करके इन्हें शादी में आने की दावत दी थी। वो बेहद खुश थी और अब मामा चाहती थी कि आसान खुद जाकर इन्हें कार्ड दे आए ताकि बाकी लोग भी अगर आना चाहें तो शरीक हो सकें, और हो सके तो वह दादों को अपने साथ ही ले आए। मगर आसान जाने से इनकारी था। वो कैसे सजल का सामना करेगा? वो पहले ही इसे इतनी तकलीफ़ दे चुका था और अब वहाँ जाकर इसे खुद अपनी शादी का कार्ड, वो मज़ीद इसके ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़क सकता था। इसने मामा को साफ मना कर दिया था, लेकिन जब मामा के कहने पर अहमद चाचू और नायबा चाची वहाँ जाने लगे तो उन्होंने ज़बरदस्ती आज़ान को भी साथ ले लिया कि आज़ान साथ होगा तो वो ईज़ी महसूस करेंगे। वो लोग सिर्फ आज़ान की दादू की वजह से वहाँ जा रहे थे, वरना बाकी घर वालों से इन्हें कोई सरोकार नहीं था। आज़ान को मजबूरन इनके साथ आना पड़ा था। वो दादू से मिलकर बाहर लाउंज में आ बैठा था। अंदर दादू अहमद चाचू और चाची से इसकी शादी के मौजू पर ही बात कर रही थी। शुक्र हुआ कि सजल घर पर नहीं थी। सो ताई जान इसके पास आ बैठी और बताने लगी कि सजल आजकल कितनी परेशान है और किस कदर तकलीफ़ में है। वो शर्मिंदा हो रहा था। इसी बात से बचने के लिए वो यहाँ नहीं आना चाह रहा था। किस दिल से वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हुआ था ये इसका दिल ही जानता था, क्योंकि इसे सजल के खुलूस में कोई कमी नज़र नहीं आई थी। किस तरह इसे सजल को समझाया था ये सिर्फ वो जानता था। तुम्हारी माँ तो कभी चाहती ही नहीं थी कि तुम्हारा ताल्लुक़ अपने बाप के ख़ानदान से जुड़ा रहे। सारी ज़िंदगी सब कुछ होते हुए भी इसने मेकी के दर पर गुजारी और तुम्हें भी ज़िद में आकर वहीं रखा, और अब सारी ज़िंदगी के लिए बांध दिया। सबने कितना समझाया इसे कि तुम्हें यहाँ से ना ले जाए, लेकिन नहीं, इससे तो इज्जत रास ही नहीं थी। देखना,
एक दिन कितना पछताएगी तुम्हारी माँ जब हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आसान ने सिर्फ इनसे इतना पूछा था कि मामा यहाँ क्यों नहीं आती। हालांकि दादो इन्हें इतना याद करती हैं और इसके जवाब में से ये सब सुनने को मिला था। आखिर कोई वजह होगी ना मामा के इस गुरेज की। वो जब बाबा से आज भी इतनी मोहब्बत करती हैं कि आज भी इतने सालों बाद भी इनके जिक्र पर इनकी आंखें भीग जाती हैं और वो कहती हैं कि वो कभी भी बाबा का घर छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर क्या वजह रही होगी, इसे सब जानना था, मगर कैसे। इसने यही सवाल ताईजान से किया तो इनसे कोई खातिर ख्वाह जवाब न बन पड़ा और वह इसके लिए चाय लाने के बहाने उड़ गई। इसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। ताईजान की बातों ने इसके दिल पर बोझ बढ़ा दिया था। नेक्स्ट सीन। आज मुइस और वर्दा की मेहंदी थी। पूरा दुरानी हाउस लाइटों से सजा था। तकरीब का एहतमाम बाहर लॉन में किया गया था। अक्टूबर के आखिरी दिन थे जहाँ रातें तवील और दिन मुख्तसर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सर्दी में इतनी शिद्दत नहीं थी, फिर भी मौसम कदर खुश्क था। दोनों का निकाह असर और मगरिब के दरमियान हो चुका था, इसलिए मेहंदी की तकरीब मुश्तरका अदा की जानी थी। पूरे लॉन को फूलों से सजाया गया था और दुल्हा और दुल्हन की नशिस्त वो दिलकश झूला था जो कि जरी की मिल्कियत थी। इसे निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। फूलों और लाइटों की आमेज़िश से इसकी खूबसूरती दोगुनी हो गई थी। मुइज़ कॉटन के वाइट सूट में गले में सुर्ख चेज़ी का दुपट्टा डाले बेपनाह खुश था। वर्दा भी ग्रीन कलर के बनारसी गरारे जिसके साथ पीले रंग का दुपट्टा और कुर्ती थी जिस पर नफीस काम बना हुआ था। फूलों का जेवर पहने बेपनाह हसीन लग रही थी। ये जोड़ा इसके लिए जरी ने पसंद किया था। आसान भले जितना भी नाखुश सही, लेकिन वो मुइज़ की खुशी में इसके साथ पूरे दिल से शरीक था। ब्लैक कलर के शलवार कुर्ते में गले में मुइज़ जैसा सुर्ख चेज़ी का दुपट्टा डाले आसान बेपनाह दिलकश लग रहा था। गो कि इसकी भूरी आंखों में उदासी ने डेरा डाल रखा था, फिर भी वह मुसलसल मुइज़ के साथ था। दूसरी तरफ बिलाल था। जरी इस तरफ आने को झिझक रही थी जहां आसान खड़ा था, क्योंकि वहां छोटे बड़े अपने पराए तकरीबन सभी मौजूद थे। हालांकि इनका कोई बाकायदा पर्दा नहीं कराया गया था, मगर फिर भी एक फितरी झिझक लाजिम थी। कल तक वो सिर्फ इसके बचपन का साथी और कज़न था, लेकिन आज वह इसका होने वाला शौहर था। सो झिझक फितरी थी, लेकिन रुबाब और नायाब के साथ इसे रस्म करने के लिए आगे आना ही पड़ा। सारी लड़कियों ने मेहंदी की मुनासबत से ग्रीन येलो कपड़े पहन रखे थे, लेकिन जरी को येलो कलर पसंद नहीं था। सो इस वक्त भी वो रेड और ग्रीन चेज़ी के सूट में सजी सवरी बेपनाह हसीन लग रही थी। रेड कलर इसकी सभी रंगत पर बहुत खिल रहा था। स्टेप्स में कटे बाल कमर तक आते, जिसे इस वक्त इसने फ्रेंच नॉट में बांध रखा था। चेहरे पर शर्मो हया की रंगली वह इस समय बेपनाह हसीन लग रही थी। जैसे ही वो आई तो इसे देखकर सबने ही आसान की तरफ देखा। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ सर झुका गई, जबकि आसान का चेहरा बिना किसी तासुरात के बिल्कुल सपाट था। सरी ने कितनी बार चुपके से इस पर निगाह की थी, लेकिन वहाँ तो शौखी और शरारत रक्सा थी, ना ही लू देती निगाहें इसकी मुंतज़िर थीं। वहाँ तो सिरे से कुछ था ही नहीं, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जा भी नहीं था। वो तो सिर्फ मुइज़ की तरफ मुतवज्जा था, जैसे वहाँ मुइज़ के अलावा और कोई है ही नहीं। आसान ने कितनी ही बार सरी की निगाहों को खुद पर महसूस किया। इसे उलझन सी हो रही थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन दोनों को ज़बरदस्ती एक दूसरे से नत्थी कर दिया गया हो, क्योंकि ना तो जरी ऐसा चाहती है और ना वो खुद। वो तो बिलाल को पसंद करती है। यकायक ही इसका दिल इस सारे हंगामे से बेजार हो गया था। वो मुइज़ को कहकर वहाँ से दूर आ गया। लॉन में हंगामे से दूर कोने में गुलाब के कंच के पास रखी चंद कुर्सियों में से वो एक पर बैठ गया था। वो अपने ही किसी सोच में गुम था कि इसकी तवज्जो बजते सेलफोन ने अपनी तरफ खींच ली। दूसरी तरफ सजल थी। वो अब भी इसे इतनी ही अपनायत से कॉल करती थी। कितनी अच्छी है सजल। आसान तो बहुत ही इसे कम फ़ोन करता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं करता था, लेकिन वो इससे इस कदर मोहब्बत करती थी कि अब भी बिना कुछ जताए कॉल करती थी और बिल्कुल पहले की तरह ही इससे बात करती थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंद मिनट इससे बात करने के बाद इसने फ़ोन रखा तो गैर इरादी तौर पर निगाह सामने उठी, जहाँ अब भी हंगामा मचा हुआ था। मुइज़ के बाद अब पर्दा की रस्म की जा रही थी और सब चाहते थे कि मुइज़ अब यहाँ से उठ जाए, लेकिन वो ढीठ बना मुस्तकिल वहीं जमा था। सरी हाथ में चंद पैकेट उठाए इस रश से निकलकर शायद इन्हें अंदर रखने जा रही थी। चंद कदम ही चली होगी कि हाई हील की वजह से न जाने कैसे इसका पाँव रपट गया। इससे पहले कि वो लड़खड़ाकर गिर पड़ती, पीछे चंद कदम के फासले पर खड़े बिलाल ने तेज़ी से आगे बढ़कर इसे गिरने से बचा लिया था। अलबत्ता इसके हाथ में थामे पैकेट्स में से एक नीचे गिर पड़ा था, जिसे उठाकर इसे थमाते हुए बिलाल ने न जाने इससे क्या कहा था कि वो खपकी से इसे घूरती कुछ कहती अंदर बढ़ गई थी और बिलाल हंसता हुआ फिर से इस हंगामे का हिस्सा बन गया। ये मंजर आसान की निगाहों ने बहुत गौर से देखा था। इसका शक यकीन में बदलने लगा। वो चुपचाप उठकर अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। इसे कोई सरोकार नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है और मुइज़ क्या सोचेगा और बाकी सब लोग इसे बाहर न पाकर क्या कहेंगे।
और फिर इसी रात नींद न आने की वजह से टेरेस पर टहलते हुए इसने महमूद मामू के घर की पिछली तरफ 2 सायों को निहायत करीब बैठे देखा था। अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि वो सरगोशियों में बातें कर रहे थे और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। इस पूरी रात आजान सो नहीं सका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगर जरी और बिलाल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो सबको कहते क्यों नहीं हैं? इन सब बातों के बीच इसकी ज़िंदगी क्यों तबाह की जा रही है? क्या करे, किससे बात करे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मामा का रिएक्शन जानता था कि इनसे बात करने की सूरत में क्या हो सकता था, और जब बीच में बस चंद दिन ही रह गए थे तो वो क्या कर सकता है। यही सोचते सोचते बिला आखिर इसके निढाल दिलो दिमाग पर नींद की पड़ी मेहरबान हो ही गई। नेक्स्ट सीन। इस गुजरते एक हफ्ते में जहां मुइज़ और वर्दा की शादी बखैर खूबी अंजाम पाई थी, अहमद और इसकी बीवी शादी में शरीक नहीं हो सके थे। आज़ाद ने कितनी ही बार जरी और मामा से एक बार फिर से बात करना चाही थी कि अभी भी वक्त है, लेकिन मामा तो इसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी और बावजूद कोशिश के इसे जरी से बात करने का मौका नहीं मिल सका था। और इसी शशोपंच में इनकी शादी का दिन आ पहुंचा। फुप्पो के बार बार कहने पर भी आज़ाद ने ऑफिस से सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी। इसने अपनी शादी के सिलसिले में मामा की कोई किसी भी किस्म की मदद नहीं कराई थी। उन्होंने सबके साथ मिलकर सब कुछ खुद ही कर लिया था। वो तो बस अपने ही ख्यालात में गुम था। दुरानी हाउस के लोगों की सच धज आज निराली थी। तकरीब का एहतमाम शादी हॉल में किया गया था। तमाम मेहमान आ चुके थे। आज़ान की दादो नहीं आ सकी थी, या नहीं आने दिया गया था इन्हें। सिर्फ छोटे चचा चंद लम्हों को आए थे। बाकी घर वालों ने शरीक होना ज़रूरी नहीं समझा था। आज़ान को बहुत बुरा महसूस हुआ। फुप्पो ने इन दोनों की शादी के ड्रेसेस खास तौर पर एक डिज़ाइनर से तैयार करवाए थे। प्योर रेड कलर के लहंगे में जिस पर डल गोल्डन और मुख्तलिफ रंगों से खूबसूरत दिल फरेब काम बना था। तलाई जेवरात और खूबसूरत मेकअप में ज़रवा महमूद की छप ही निराली थी। चेहरे पर शर्मो हया और खुशी सुर्खी बनकर छलक रही थी। आंखों में अपनी सबसे कीमती चीज़ पा लेने का नशा सा हलकोड़े ले रहा था। लाइट ब्राउन स्किन शेरवानी में जिस पर दुल्हन के लहंगे की मुनासबत से ही काम किया गया था। सर पर गोल्डन ब्राउन कला पहने कम दिलकश आज़ान भी नहीं लग रहा था। इसके कला पर जरा नक बिल्कुल वैसा ही था जैसा जरी के पर्स पर जरा था। फुप्पो ने और सफ़ीना चची ने कितनी ही बार दोनों की नज़र उतारी थी। सभी इन दोनों को सराह रहे थे। आज़ान सिद्दीकी वल्द असीम सिद्दीकी, आपको ज़रवा महमूद वल्द महमूद दुरानी बावज़ शरई हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल हैं। मौलाना साहब ने तीसरी बार इसके सामने ये कलमात दोहराए थे। सबकी निगाहें आज़ान के सपाट चेहरे पर जमी थी। आज़ान, बोलो बेटा। दाएं तरफ बैठे महमूद दुरानी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसका दिल चाहा वो कंधे पर रखा हाथ झटकते और उठकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ इसे कोई ढूंढ भी ना सके, जहाँ ये ज़बरदस्ती के बंधन ना हो, जहाँ ये शोर हंगामे ना हो। इससे पहले कि वो वाकई सब कुछ छोड़ छाड़ कर उठ खड़ा होता, महमूद मामू ने इसे दूसरी बार मुखातिब किया था। इसने बस एक लम्हे को इनकी आंखों में देखा था। वहाँ क्या कुछ ना था। डर, खौफ, किसी अनहोनी का अंदेशा। ये आसान बोल क्यों नहीं रहा? ये खौफ, इतने सारे लोगों का सामना करने का खौफ। इससे पहले कि वैसे तीसरी बार मुखातिब करते, इसके सामने मामा का चेहरा आ गया। इसके मुंह से खुद ब खुद ही कबूल ही निकला और जैसे हर तरफ खुशी दौड़ गई। महमूद दुरानी ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर जहाँ जहाँ मौलाना ने उंगली रखी वो बिना कुछ सोचे साइन करता चला गया। इस वक्त इसका जहन कुछ नहीं सोच रहा था। नेक्स्ट सीन। फुप्पो को आज़ान के मूड का अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था, इसलिए वो सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा रही थी। तमाम रस्मों वगैरह के बाद जरी को आज़ान के कमरे में पहुँचा दिया गया। रुखसती शादी हॉल से ही हुई थी। कमरे को मुइज़ और बिलाल ने मिलकर बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया था। तमाम कमरे में सफ़ेद और लाल गुलाब की बहार थी। जरी जानती थी कि आज़ान को सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है। दीवारों पर जा बजा गुलाब की कलियां लगी थीं। साइड टेबल्स, सेंट्रल टेबल और कमरे के कॉर्नर्स में वाइट और रेड फूलों के बुके लगे थे। कमरे में कहीं कहीं कैंडल्स भी जल रही थीं, जिससे कमरे की खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो रहा था। पूरे बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी थीं। बेड के चारों अतराफ छत से लेकर ज़मीन तक वाइट और रेड फूलों की लड़ियां लगाई गई थीं, जो छत पर एक गुच्छे की सूरत थी और नीचे आकर इसे बेड के चारों अतराफ बिखेर दिया गया था, ऐसे कि जैसे छतरी सी बन गई थी और बेड को चारों अतराफ से घेर लिया था। जरी इस कमरे में बहुत कम आती थी, लेकिन आज इस कमरे की खूबसूरती ही अलग थी और फिर एक नए रिश्ते में बंधकर यहाँ आना इसे बहुत अच्छा लग रहा था। कितनी ही देर इसे यहाँ बैठे हुए गुजर गई थी। इसे थकन भी महसूस हो रही थी। तभी दरवाजे पर हल्का सा खुटका हुआ। वो संभल कर बैठ गई। लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई थी।
आने वाले लम्हों का सोच कर ही इसके हाथ पाँव में लर्जिश सी उतर आई थी। दिल अलग धड़क धड़क कर बेहाल हो रहा था। लेकिन ये क्या? आसान कमरे में दाखिल ज़रूर हुआ था, लेकिन इसकी तरफ आने के बजाय वो सीधा ड्रेसिंग टेबल की तरफ गया। वहाँ इसने बाकी चीज़ों के साथ कला भी उतार कर रखा। अपना मोबाइल, घड़ी, सभी कुछ रख दिया। चंद लम्हे आईने में नजर आते अपने अक्स पर निगाह जमाए खड़ा रहा। फिर इसने जेब से निकाल कर वो मखमली केस जो अभी अंदर आते हुए मामा ने इसे ढेर सारी दुआएं देते हुए थमाया था कि जरी को दे देना, क्योंकि वो जानती थी कि इसे जरी के लिए कुछ नहीं खरीदा होगा, बल्कि इसे याद ही नहीं होगा। आजान ने बिना कुछ कहे पूछे वो केस थाम लिया। वो नहीं जानता था कि इसमें क्या है, रिंग, कंकन या कुछ और। वो जानना चाहता भी नहीं था और अभी भी इसने देखे बिना वो केस ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वो वॉशरूम में चला गया। वहाँ गर्म पानी से नहाने के बाद इसके आसाब कुछ नॉर्मल हुए थे। जब वो बाहर निकला तब इसकी नज़र सामने बैठे वजूद पर पड़ी थी, जो शायद नहीं यकीनन इतनी देर से इसके ही इंतज़ार में बैठी थी। चंद लम्हे वो जरी के होशरुबा वजूद से निगाह नहीं हटा सका था। क्या ये वाकई जरी ही है या कोई अप्सरा भटक कर आ गई है? आसान के दिमाग में आने वाली पहली सोच यही थी। क्या जरी दुल्हन बनकर इस कदर हसीन लग सकती है? इसने सोचा ही नहीं था, कभी इसे निगाह भर कर देखा ही नहीं था। वो नहीं जानता था कि इसकी नाक कितनी खड़ी और सितवा है। वो नहीं जानता था कि इसकी पेशानी पर दाएं तरफ अब्रों से ज़रा ऊपर एक तिल है जो इसकी पेशानी पर चांद की तरह चमकता है। वो नहीं जानता था कि ऐसा ही एक तिल इसकी लंबी गर्दन के ज़रा बाएं तरफ भी है, जो इसकी एक नजर कर्म का मुंतज़िर है। हाँ, वो ये ज़रूर जानता था कि सरी की आंखों का रंग इसकी आंखों जैसा लाइट ब्राउन है। सरी मुंतज़िर निगाहों से इसे ही देख रही थी। शायद इसे आसान से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। जहाँ सब लोगों ने इसे इतना सराहा था, इनकी कपल की इस कदर तारीफ़ की थी, तो वो जिसके लिए पूर पूर सजी थी, इसने इस पर अभी तक एक निगाह तक ना डाली थी। क्या वो इस रवैये की मुस्तहिक थी? वो जो दिनों में इसकी मोहब्बत में सरता पार डूब चुकी थी, इससे अपना सब कुछ मान चुकी थी। क्या वो एक मोहब्बत भरी निगाह की भी मुस्तहिक नहीं थी? लेकिन आसान भी क्या करता, इसका दिल इस नए रिश्ते को कबूल करने पर बिल्कुल आमादा नहीं था। वो सर झटक कर बालों में ब्रश करने लगा। इसे अपनी पुश्त पर सरी की निगाहों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन वो लाताल्लुक़ सा अपने बजते हुए सेलफोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। नंबर देखते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। दूसरी तरफ सजल थी। इसने फ़ौरन ही कॉल पिक की और बात करता हुआ टेरेस पर निकल आया। जरी कितने ही लम्हे साकत से बैठी रही। क्या वो इतनी अरसा थी? इसकी ज़ात इस कदर अरसा थी कि इसका शौहर इसके सजे सवरे रूप पर एक निगाह भी डालना पसंद ना करे। इसके नज़दीक नई नवेली दुल्हन और इसकी ख्वाहिशों, इसके जज्बात और एहसास से ज़्यादा ज़रूरी वो फ़ोन कॉल है। तो ज़रवा महमूद, कहीं तुम्हें आसान सिद्दीकी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती तो शामिल नहीं कर दिया गया, जैसे हमेशा ही तुम्हारे साथ होता आया है, बचपन से लेकर आज तक? इसकी सितारा आंखें झिलमिलाने लगी। थकन इसके अहसाब पर सवार हो रही थी। इसने बेड की बेग से टेक लगा ली। बावजूद इन सारी सोचों के वो कितनी ही देर आसान के आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो तो शायद भूल ही गया था कि कोई शिद्दत से इसका मुंतज़िर है। तो ये तय हुआ ज़रवा महमूद कि यहाँ भी तुम अनचाही ही हो, यहाँ भी अधूरी मोहब्बत ही शायद तुम्हारा मुकद्दर ठहरे। ये वो तल्ख सोच थी जो इसकी बोझल पलकों पर उतरी थी और फिर थकन मुकम्मल इसके अहसाब पर सवार हो गई। इसकी पलकें आपस में झुड़ने लगी थी और शायद वह बोझल सहन और बहते आंसुओं के साथ भीगी पलकें लिए सो गई थी। बेचैनी की नींद ऐसे कि आंखें बंद थीं मगर सहन बेदार था। आसान इस पूरी रात कमरे में नहीं आया था और पुप्पो की दी हुई मखमली रबिया वहीं ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी रह गई थी।